Hello everyone, I am here with the fifth chapter of History, Class 6, and the name of the chapter is Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Students, क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। सो इस चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। किंगडम्स का मीन्स होता है राज्य, किंग्स यानी राजा, एंड एन अर्ली रिपब्लिक। अर्ली रिपब्लिक का मतलब होता है कि पहले का जो गणराज्य था। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, यानी कि हमारे हिस्ट्री में स्टार्टिंग के दिन में जैसे गणराज्य हुआ करते थे, तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इलेक्शन डे। इलेक्शन डे यानी चुनाव का दिन। शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। और वे पोलिंग बूथ यानी कि जहाँ पे हम वोट डालते हैं उसको पोलिंग बूथ कहते हैं, पर सबसे पहले पहुँचना चाहते थे। वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड। शंकरन ये जानना चाहता था कि आखिर वे इतने एक्साइटेड क्यों हैं। सम वॉट impatiently his grandfather explained, we can choose our own rulers today। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश करी। impatiently का मतलब होता है जल्दी में समझाने की कोशिश करी कि आज हम अपने रूलर को यानी शासक को चुनने जा रहे हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर। कुछ लोग शासक कैसे बने। चूजिंग लीडर्स योर रूलर्स बाई वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स योर सो ऑन। लगभग 50 सालों से हम अपने रूलर का चुनाव यानी इलेक्शन उसको इलेक्ट करते आ रहे हैं, मतदान यानी वोट के ज़रिए। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट। लेकिन बहुत पहले लोग कैसे पास्ट में कैसे शासक बनते हैं थे। Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the jana, the people। और हमने चैप्टर 4 में पढ़ा भी कि कुछ राजाओं को जन यानी जो जना थे वो चुनते थे। बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, लेकिन लगभग 3000 साल पहले वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन। लेकिन हम उस समय देखते हैं कि राजाओं को चुनने का जो प्रोसेस था वो अब चेंज हो चुका था। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices। कुछ लोग बड़े बड़े sacrifices यानी यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। The Ashwamedha, your horse sacrifice was one such a ritual। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the raja's men। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में छोड़ दिया जाता था आज़ादी से घूमने के लिए। इफ़ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। If they allowed the horse to pass, it means that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है। These rajas were then invited the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सैक्रिफाइसेस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए गिफ्ट लाते थे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल। इन सभी रिचुअल यानी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट। उसका एक स्पेशल स्थान होता था। अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, एक सिंहासन या
बाघ यानी टाइगर की खाल पर उसको बिठाया जाता था। हिज charioteer who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits chanted tales of his glory। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी, चैरियट का मतलब सारथी होता है, चैरियोटरीज का मतलब सारथी होता है, ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। ग्लोरी यानी कि उसके गुण। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, जैसे कि उसकी पत्नी और उसके जो पुत्र यानी कि जो सन होते थे, कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइसेस। अन्य सारे जो राजा होते थे वो सिर्फ बैठ करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखते थे। Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water of the king। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। द ऑर्डिनरी पीपल द वैश्य ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स। विश अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। However, some people such as those who were regarded as Shudras by the priest were excluded from many ritual। Excluded means उनका शामिल नहीं किया जाता था। तो जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जनपदास। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpadas rather than Janas। The word Janpada literally means that land where the Jana set its foot and settled down। Some important Janpadas are shown on map 4। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जन का मीनिंग जन के बस जाने की जगह होता है। जनपद का मतलब ये होता था कि जहाँ पे जन बसते थे। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो जनपद हैं वो मैप 4 में देख सकते हैं। Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpadas such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut and Atranji Khera near Eta। The last two are in the Uttar Pradesh। They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals। चूँकि आर्कियोलॉजिस्ट ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, यूपी में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट है। और खुदाई से पता चला, एक्सकेवेशन यानी खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और कैटल्स और अन्य जानवरों को पालते थे। दे ऑल्सो ग्रेव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, शिसमे एंड मस्टर्ड। और उसके साथ ही साथ वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल आदि तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। दे मेड अर्थन पॉट्स। वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर वर रेड। कुछ तो ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रे वर। कुछ पुरास्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें कि ग्रेवेयर यानी कि उसको हिंदी में बोलेंगे चित्रित धूसर पात्र यानी कि ग्रेवेयर के रूप में जाना जाता है। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिज़ाइन, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपदास means Mahajanpad। About 2500 years ago, some Janpadas became more important than others and were known as the Mahajanpadas। करीब 2500 years ago कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। Some of these are shown on map 4। इसमें से कुछ को आप मैप 4 में देख सकते हैं।
मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। ज़्यादातर जो जनपदास थे वो एक कैपिटल सिटी थे और इनको फोर्टिफाइड यानी कि इनको किले से सुरक्षित कर दिया गया था। दिस मीन्स दैट यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। इसका मतलब ये था कि राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। Forests were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. चूँकि जो इसलिए फोर्ट्स बनाए जाते क्योंकि जो लोग रहते थे वो अटैक यानी किसी भी तरह के आक्रमण से बहुत डरते थे फ्रॉम अदर किंग, मतलब दूसरे किसी राजा के द्वारा किए गए आक्रमण से, और उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती थी। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाई बिल्डिंग रेयरली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटी। और उसके साथ ही साथ ये उस समय के राजाओं का एक पावर दिखाता था कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, कितने ज़्यादा रिच हैं कि उन्होंने इस तरह की बिल्डिंग बनवाई। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर ईजली बाई किंग। और उसके साथ ही साथ जो लोग किले के अंदर रहते थे या उसके आसपास के एरिया में रहते थे तो उन पर राजा का कंट्रोल बहुत अच्छा होता था। बिल्डिंग सच यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। इस तरह की जो विशालकाय दीवारें बनती थीं, यूज वॉल्स यानी विशालकाय दीवारें जो बनती थीं, वो एक अच्छी प्लानिंग को दर्शाती हैं। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। हज़ारों स्त्री पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया है। दिस इज टर्न मीन्ट इनॉर्मस लेबर प्रोवाइड पॉसिबल बाई थाउजेंड्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दीज। और इनके लिए रिसोर्सेज यानी संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो राजा थे वो सेना रखने लगे थे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और उसके साथ साथ ये जो सोल्जर्स होते थे उनको हमेशा सैलरी, रेगुलर सैलरी मिलती थी और साल भर उनकी देखभाल पूरे साल की जाती थी। सम पेमेंट्स वर प्रॉबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। कुछ पेमेंट उन्हें पंच मार्क कॉइन के रूप में दिए जाते होंगे। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन इन चैप्टर 8। टैक्सेस। As the ruler of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big army, they needed more resources. चूँकि ये जो महाजनपदास के रूलर थे, चूँकि उनको बड़े बड़े फोर्ट्स यानी किले बनवाने होते थे, बड़ी आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, तो इसके लिए इनको रिसोर्सेज यानी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दीज। और उसके साथ ही साथ उन्हें इस तरह के अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी जो इसको कलेक्ट करें। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल, तो चूँकि लोग समय समय पे जो गिफ्ट राजा को देते थे उस पर डिपेंड ना हो करके, एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदा, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने रेगुलर टैक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रॉप्स पे लगने वाला जो टैक्स होता था यानी फसलों पे लगने वाला जो टैक्स होता था तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग किसान होते थे। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द वॉट वॉज प्रोड्यूस। ज़्यादातर 1/6 पोर्शन लिया जाता था जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी उपज का भाग होता था। दिस वॉज नोन एज द भागा योर शेयर, जिसको कि भाग के नाम से या शेयर के नाम से जानते थे। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। और उसके साथ साथ क्राफ्ट पर्सन पे भी यानी कारीगरों पे भी टैक्स लगाए गए थे। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। ये लेबर यानी श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल अ वीवर योर अ स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। जैसे कि एक वीवर यानी बुनकर, स्मिथ यानी कि लोहार या सुनार को राजा के यहाँ महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। उसके साथ साथ जो हर्डर यानी पशुपालक होते थे उनको जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना होता था। दे वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और उसके साथ ही साथ व्यापारियों को भी सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। एंड हंटर्स एंड गैदर्स आर हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। उसके साथ ही साथ जो हंटर गैदर थे यानी कि हंटर यानी जो आखेट करते थे, शिकार करते थे, और गैदर यानी जो संग्रह करते थे, इनको भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थीं।
चेंजेस इन एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि में परिवर्तन। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस समय एग्रीकल्चर में दो बड़े चेंज हुए। वन वॉज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लाउ शेयर्स। एक तो ये था कि अब यहाँ पे ये लोग लोहे के हल इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया था। दिस मीन दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर दैन विद द वुडन प्लाउ शेयर। इसका ये मतलब था कि अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। फाल यानी कि हल। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस हो सके। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, और उसके साथ साथ अब पीपल्स ने पैडी यानी धान की रोपाई भी शुरू कर दी। ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपना। दिस मीन दैट इंस्टीड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, saplings were grown and then planted in the fields। दूसरे लोगों ने मतलब इसका मतलब ये हुआ कि खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के छोटे छोटे सैपलिंग यानी पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया गया, जैसा कि आज के टाइम में होता है। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड। अब पहले की तुलना में बहुत से ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए प्रोडक्शन यानी पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बैक ब्रेकिंग यानी कि कमर तोड़ यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन यानी दास एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स यानी कि कम्मकार हैड टू डू दिस वर्क। तो इस तरह के काम को ज़्यादातर दास दासी या जिनके पास फील्ड यानी खेत नहीं होते थे, ऐसे मजदूर जिनको कम्मकार कहते थे, वो करते थे। अब क्लोज़र लुक मगधा, मगध का एक क्लोज़र लुक हम देख लेते हैं। फाइंड मगधा ऑन मैप 4। मैप 4 में मगध को खोजिए। मगधा बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। लगभग 200 सालों के भीतर जो मगध था बहुत इंपॉर्टेंट जनपद बन गया था। मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू आउट मगधा, और मगध में गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थी। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ थी क्योंकि इससे इनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती थी, वाटर सप्लाई बहुत अच्छे से होती थी, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और ये लैंड फर्टाइल यानी कि भूमि को उपजाऊ बनाती थी। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। जो मगध के पार्ट्स थे, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। तो इस जंगल में जो भी एलिफेंट्स रहते थे उनको पकड़ करके आर्मी में जाने के लिए ट्रेन किया जाता था। फॉरेस्ट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। जो फॉरेस्ट होते थे वो बिल्डिंग हाउसेस को बनाने के लिए लकड़ियाँ भी देते थे। कार्ट्स एंड चैरियोट्स, उसके साथ साथ बैलगाड़ी और रथ बनाने के लिए भी, चैरियोट यानी रथ बनाना, कार्ट यानी बैलगाड़ी। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons। और उसके साथ ही साथ माइंस यानी खदानों से आयरन भी निकलता था जिससे कि स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन बनाए जाते थे। मगधा हैड टू वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स। मगधा में दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे, एक था बिम्बिसार और दूसरा था अजातशत्रु। हु यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपदा, जिन्होंने दूसरे जनपदों को जीतने के लिए पूरी कोशिश करी। महापद्मनंद वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर, और इसमें जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रूलर आया वो महापद्मनंद था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और उसने एक्सटेंड यानी अपने राज्य को का विस्तार किया नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ। राजगृहा यानी कि आज का जो राजगीर है इन बिहार में वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर। बहुत सालों तक राजगृह जो था वो बिहार में वो उनका कैपिटल मगधों का बना रहा। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा। बाद में जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र यानी आज का जो पटना उसमें शिफ्ट कर दी गई। मोर देन 2300 ईयर्स एगो, लगभग 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, एक राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, हु लिव्ड इन मकदूनिया इन यूरोप, जो कि यूरोप के मकदूनिया में रहता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्वरर, वो विश्व विजेता, वर्ल्ड कॉन्क्वरर यानी विश्व विजेता बनना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्क्वर द वर्ल्ड, लेकिन वो पूरे विश्व को नहीं जीत पाया, दुनिया को नहीं जीत पाया, बट डिड कन्वर्ट पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, लेकिन उसने इजिप्ट के पार्ट को, वेस्ट एशिया के पार्ट को जीता। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और बाद में वो सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गया। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बेस नदी के किनारे तक वो पहुंच गया। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जब वो और
पूर्व की तरफ आना चाह रहा था कि सोल्जर्स रिफ्यूज, तो उनके सोल्जर्स ने मना कर दिया। दे वर स्कैर्ड, वो बहुत डरे थे। एंड दे हैड हर्ड दैट द रूलर ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट। और चूंकि उसके सोल्जर्स ने ये सुन रखा था कि इंडिया का जो रूलर है उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, जिसमें कि पैदल सेना, फुट सोल्जर यानी पैदल सेना, चैरियट यानी रथ सेना, और एलिफेंट बहुत हैं। अब क्लोज़र लुक वज्जी, अब हम वज्जी का एक क्लोज़र लुक देखते हैं। While Magadha became a powerful kingdom, Vajji was its capital at Vaishali, was under a different form of government known as Gana or संघ। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है ऊपर कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, उसी के नज़दीक एक वज्जी नाम का राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। इन अ गणा और अ संघा देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल्ड टुगेदर ईच वन वाज नोन एज द राजा, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति को, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और जिसमें सभी को राजा कहा जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये राजा जो थे एक साथ जो भी अनुष्ठान होते थे, आयोजन होते थे, वो करते थे। दे ऑल्सो मीट इन असेंबलीज, असेंबली में मिलते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। तो और उसमें वो डिसाइड करते थे, डिबेट भी करते थे, डिसाइड करते थे कि क्या उनको करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वर अटैक्ड बाई एनी एनिमी, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अगर किसी एनिमी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। जैसे अगर तो उससे निपटने के लिए वो मिलकर चर्चाएं करते थे। हाउएवर वुमेन, दासास एंड कम्मकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, और इन असेंबलीज में वुमेन और जो स्लेव होते थे और कम्मकार, इनको पार्टिसिपेशन करने का अधिकार नहीं था। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गना और संघा, भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघा कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन, विविड यानी कि सजीव वर्णन, विविड डिस्क्रिप्शन यानी सजीव वर्णन मिलता है। राजाज और पावरफुल किंगडम्स ट्राई टू कन्क्वर द संघा, तो जो पावरफुल किंगडम के जो राजा रहते थे वो संघ को जीतने की कोशिश करते थे। Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Ganai or Sangha were conquered by the Gupta ruler, about whom we will read in the chapter 10. कई शक्तिशाली राजा इन संघों को चूँकि जीतना चाहते थे, तो इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 15,000 साल पहले तक चलता रहा। 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, और इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।